Dear students, I welcome you to the class of Basic Mechanical Engineering। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस डिस्कस किया था, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, यूनिट वाइज मैंने टॉपिक के बारे में बताया था। उसके बाद आपको बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन सा रेफरेंस बुक है उसके बारे में भी मैंने बताया था। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले वाले वीडियो में आप वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशंस आप ले सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको उस वीडियो में ये बताया था कि आपका यह कोर्स किस तरह से रन होने वाला है, आपको लेक्चर्स कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, लेक्चर का नोट्स आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है इस लेक्चर के दौरान, वो सब मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका पेपर है, यह आपके ब्रांच का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक पेपर है। इसीलिए इसका नाम भी आपका बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग रखा गया है कि जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग को स्टार्ट करते हो तो सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका पेपर है, सबसे जो बेसिक पेपर है, जहां से आगे के सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में भी आप जो पेपर पढ़ोगे उसका यह सबसे बेस होने वाला है। यह पेपर आपका जितना स्ट्रांग होगा, ब्रांच पेपर में आपको उतना ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। और आपको मैंने ये बताया था कि यहाँ पे जो टोटल 5 यूनिट पढ़ना है, उसमें से यूनिट 1, 2 एंड यूनिट 3 यह पोर्शन आपका बेसिक थर्मोडायनामिक्स को कवर करता है। और लास्ट का 2 यूनिट, यूनिट 4 और यूनिट 5, वह मटेरियल साइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड पेपर है। तो थर्ड सेमेस्टर में ही आपका एक पेपर मटेरियल साइंस है, जहाँ पे आपको यहाँ पे जो आप कॉन्सेप्ट सीखोगे वो आपको हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ आपका मैन्युफैक्चरिंग का पेपर पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में, तो मैन्युफैक्चरिंग का कुछ पोर्शन हम लोग बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे और सेम कॉन्सेप्ट को आप यूटिलाइज करके मैन्युफैक्चरिंग का पेपर पढ़ोगे, वहां पे और ज़्यादा डिटेल में आप एक्सप्लोर करोगे। स्टार्टिंग का जो 3 यूनिट है, यूनिट 1 से लेकर के 3 तक बेसिक थर्मोडायनामिक्स का यूनिट है, जो आपको थर्मल इंजीनियरिंग 1 में हेल्प देगा। और साथ ही साथ जब आप अगले सेमेस्टर में जाओगे, वहाँ पे थर्मल इंजीनियरिंग 2 पेपर है, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा थर्मोडायनामिक्स यूज होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप प्रॉपर वॉच करें, पूरे एंड तक आप वीडियो को देखें। नोट्स वीडियो से देख करके आपको अपने कॉपी में बनाना है, नोट्स को आपको टाइमली रिवाइज करना है। साथ ही साथ जब भी आप कंटेंट को देखेंगे, इस कंटेंट में जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ हमेशा अवेलेबल हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आप इस कंटेंट को फॉलो करते हैं और कहीं पे भी आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9523403938। व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर दीजिए और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आया है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं पर्सनल वे में उसको सॉल्व करूंगा, जो भी आपका डाउट है उसको मैं हैंडल करूंगा। आइए तो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो इसमें मैंने आपको ये बताया है कि आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। मस्ट ज्वाइन फॉर एक्सीलेंट लर्निंग, यू कैन फॉलो ऑन माई फेसबुक प्रोफाइल और इंस्टाग्राम प्रोफाइल। आई हैव मेंशन द लिंक ऑफ ट्विटर प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल, ऐड एज अ कॉन्टेक्ट ऑन व्हाट्सएप। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो मेरा नंबर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। लिंक से क्लिक करके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इससे अवश्य ज्वाइन करना है, क्योंकि जो भी आपका क्लास का नोट्स होगा और जो भी आपका वीडियो लिंक होगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा टाइम टू टाइम। साथ ही साथ ये यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जो भी इंपॉर्टेंट आपको कंटेंट मिलेंगे वो सब आपको इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएंगे टाइम टू टाइम। आपको क्या करना है, एक डिसिप्लिन्ड वे में रेगुलर आप लेक्चर को वॉच करो, अपना नोट्स कंप्लीट करो टाइमली।
और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। आप किसी भी टाइम में मैसेज कर सकते हो, आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो कोई भी आपको डाउट हो आप मैसेज कर सकते हो। तो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आप उस क्लास को जरूर कंप्लीट करें और इसके बाद भी आने वाले दिनों में भी यूनिट वाइज जो भी आपका टॉपिक है, हर टॉपिक पे आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। उस पर हम काफ़ी वर्क कर रहे हैं और मेरे क्लास में जो भी कंटेंट आपको मिलेगा वह बहुत ही वेस्ट वे में डिजाइन किया गया है। वहाँ पे हर एक कुछ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो भी आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा वह मोर देन सफिशियंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। साथ ही साथ सेमेस्टर के बाद जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपीयर होंगे उन सारे एग्जाम के लिए आपका नोट्स सफिशियंट होगा। इसलिए नोट्स को अच्छे से बनाना है ताकि सेमेस्टर के बाद भी इस नोट्स का यूटिलाइज होगा। या आपको मे बी अभी नहीं पता हो, लेकिन आपके जो सीनियर बैच जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ, कभी आप उनसे पूछ सकते हो कि मेरा नोट्स कितना ज़्यादा यूजफुल होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट्स को बहुत ही अच्छे तरह से मैनेज करके बनाएं और आपको कहीं पे भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आता है आप डिस्कस कर सकते हो, उसके लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अगर हम बात करेंगे तो सिलेबस तो मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम लोग बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यूनिट 1 से अपने टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो भी आपका टॉपिक सिलेबस में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग, साथ ही साथ जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका प्रॉपर नोट्स आपको मिलेगा और उस टॉपिक पे जो आपका फॉर्मूलाज होंगे उनको डेराइव करके आपको बताया जाएगा। जहाँ पे भी डेरिवेशन रिक्वायरमेंट है वो डेरिवेशन हम लोग क्लास में करेंगे और उस डेरिवेशन के आधार पर जो प्रॉब्लम्स आपका सॉल्व होता है तो प्रॉब्लम में हम लोग एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, आप उसको सिलेक्ट करके आंसर बता सकते हो। साथ ही साथ जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे तो बहुत ही अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रोसेस सीखेंगे और साथ ही साथ आपको होमवर्क के फॉर्म में भी कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जो क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करना है उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्लास है वो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूनिट 1 है और यूनिट 1 में भी सबसे फर्स्ट टॉपिक का हम बात करेंगे। तो जैसा कि आपको बता चुके हैं कि यूनिट 1 से लेके यूनिट 3 तक थर्मोडायनामिक्स है। हम लोग 1 2 3 सब में थर्मो के बारे में पढ़ेंगे। हर यूनिट में तो थर्मो का एप्लीकेशन पढ़ना है जहाँ पे आप स्टीम टरबाइन के बारे में पढ़ोगे। तो बेसिक हम थर्मोडायनामिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए तो थर्मोडायनामिक्स का आपका पेपर है वह सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि यह पेपर आपके ब्रांच का सबसे बेसिक पेपर है और सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन आपको आने वाले सेमेस्टर में भी लार्ज अमाउंट में आपको देखना है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यह तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि इस सेक्शन से मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी जेई का बात करो, आरआरबी जेई का बात करो, इसरो का बात करो, डीआरडीओ का एग्ज़ाम दो, या जितने भी जेई लेवल के या एई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं सब में आपका इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है। तो क्लास के साथ साथ मेरा फोकस ये रहेगा कि वहाँ पे भी जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आप उस एग्जाम के भी क्वेश्चन को देखोगे तो आप वहाँ पे कंफर्टेबल फील कर पाओगे, प्रॉपरली आप क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सब्जेक्ट को बार बार पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो मेरा नोट्स होगा आप उसी को फॉलो कर सकते हैं। हर एक कंटेंट आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा, आपको नोट्स से बाहर कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। जो भी मेरा इंस्ट्रक्शन है उसको आप प्रॉपर फॉलो करेंगे। टाइम टू टाइम आप वीडियो को वॉच करो, नोट्स बनाओ, नोट्स को रिवाइज करो, जो प्रॉब्लम मिल रहा है उसको सॉल्व करो, जहाँ पे भी डाउट आ रहा है उसको पूछो। अगर आप एक डिसिप्लिन वे में स्टडी करेंगे तो जरूर ही आप अच्छे तरीके से सफल हो पाओगे। तो आइए अब हम कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका क्लास है वो थर्मोडायनामिक्स है। देखो यहाँ पे जो थर्मोडायनामिक्स है इसको जब ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा
ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, यहाँ पे दो पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ये जो थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट वर्ड है, एक जो वर्ड है आपका होता है थर्मो, और दूसरा पोर्शन है इसका डायनामिक्स। थर्मो का मीनिंग क्या होता है? थर्मो का मीनिंग होता है हीट, और डायनामिक्स का मीनिंग होता है मोशन। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग हीट एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। और डायनामिक्स का मतलब ये होता है मोशन। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो भी हीट एनर्जी है उसका मोशन, दैट इज यहाँ पे हम हीट आपका एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे ट्रांसफर हो रहा है उसका हम स्टडी करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिक डिफिनीशन जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ते किस लिए हैं, थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। इसके बाद जब भी आप थर्मो को पढ़ते हो उसके लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उस कॉन्सेप्ट का भी बात करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट थर्मो में क्या क्या है, थर्मो पढ़ने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताऊंगा। फिर थर्मल इक्विलिब्रियम का बात करेंगे। उसके बाद जो भी आपका टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर सेमेस्टर हम लोग मूव करेंगे। तो सबसे पहले आइए कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स is a branch of physics that deals with heat, work, and temperature and their relation to energy, entropy, and the physical properties of matter and radiation। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। इसमें आपको क्या बता रहे हैं हम कि आपको ये समझना है कि जो थर्मो है ना आपके फिजिक्स का ही एक ब्रांच है। आप ऐसे बोल सकते हो कि साइंस का ब्रांच है। साइंस में आपका फिजिक्स हो गया और फिजिक्स का ही एक पार्ट है थर्मोडायनामिक्स। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हम लोग को थर्मोडायनामिक्स काफी डीप में पढ़ना है, इसलिए आपका यहाँ पे सेक्शन है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थर्मोडायनामिक्स। क्योंकि जब आप थर्मल इंजीनियरिंग 1 पर हो गए, थर्मल इंजीनियरिंग 2 पर हो गए, जब आप 5th सेमेस्टर में जाएंगे वहां पे आपको आरएसई पढ़ना है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग और हीट ट्रांसफर। वो सब पेपर जब आपको मिलेगा तो उसका बेसिक जो है वो थर्मोडायनामिक्स ही है। आप यहाँ पे जो अच्छे से सीखेंगे वही आप वहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो अभी मैं 5th सेमेस्टर वालों को पढ़ा रहा हूँ, तो जो बच्चे मेरे से थर्मोडायनामिक्स, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और थर्मल इंजीनियरिंग 1 का पेपर, थर्मल इंजीनियरिंग 2 का पेपर ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं, उनको अभी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है जब वो 5th सेम में पढ़ रहे हैं। तो जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं मुझसे उनके लिए भी मैं जो भी कॉन्सेप्ट आपका प्रीवियस यूटिलाइज होता है वो मैं 5th सेम में भी उनको बता करके तब वहाँ का मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ। इसलिए आप लोग अभी 3rd सेम में हो, अभी आराम से आप सीखो, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आने वाले दिन में भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो आइए हम लोग डिफिनीशन का बात करते हैं। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स में आप किसके बारे में डील करते हो, तो हीट है, वर्क एंड टेम्परेचर। अभी बस आप नेम सुन रहे हो कि हीट एनर्जी कुछ होता है, वर्क एनर्जी है, फिर आपका टेम्परेचर है। हम डिफाइन करेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, हीट एनर्जी क्या होता है, हीट इंटरैक्शन कैसे होता है, वर्क इंटरैक्शन कैसे होता है, कब आप बोलते हो कि आपका वर्क डन बाय द सिस्टम है, कभी आप बोलते हो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, क्या मीनिंग है उसका, तो सब आपको एक एक करके सिखाया जाएगा क्लास में। एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी, बचपन से आप नेम सुनते आ रहे हो एनर्जी का। एनर्जी का मीनिंग होता है एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता, आप उसको एनर्जी बोलते हो। लेकिन अभी तक आप एंट्रोपी का नेम नहीं सुने। लोग यहाँ पे जानेंगे एंट्रोपी क्या होता है, काफी डिटेल में पढ़ना है। जब हम आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे वहां पे आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ाएंगे तो वहां पे हम पूरा एंट्रोपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंट्रोपी क्या होता है, आप एंट्रोपी कैलकुलेट कैसे करते हो, एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या फॉर्मूलाज यूज होते हैं, आइडियल गैस का एंट्रोपी कैसे निकालोगे, सॉलिड का एंट्रोपी कैसे निकालोगे, कोई लिक्विड है तो एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करते हैं,
वो सब हम यहाँ पे बताएंगे। एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। थर्मोडायनामिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स का, जहाँ पे हम लोग हीट, वर्क, टेम्परेचर और उसका रिलेशन देखते हैं, एनर्जी, एंट्रोपी एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं। इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो यह एनर्जी ट्रांसफर का साइंस है। और आप ध्यान देना कि जब भी हम एनर्जी ट्रांसफर का बात करेंगे तो एनर्जी ट्रांसफर आपका दो तरह से होता है। जब आप थर्मो में एनर्जी ट्रांसफर का बात करते हो, एनर्जी ट्रांसफर आपका दो तरीके से होता है। एक को आप बोलते हो हीट ट्रांसफर, या आप हीट इंटरेक्शन बोल सकते हो, हीट इंटरेक्शन। और दूसरा आपका होता है वर्क इंटरेक्शन। एनर्जी ट्रांसफर आपका दो तरह से होता है, एक है हीट इंटरेक्शन और दूसरा आपका होता है वर्क इंटरेक्शन। दोनों को हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। और हीट इंटरेक्शन, वर्क इंटरेक्शन हम लोग दो तीन वीडियोज इस पे आएंगे। इस पे बहुत सारे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और यह कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। और हीट इंटरेक्शन, वर्क इंटरेक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रोसेस में कैसे निकालते हैं, सबके लिए फार्मूला डिराइव करके देखने वाले हैं। सबके लिए हम पीवी डायग्राम प्लॉट करेंगे, टीएस डायग्राम प्लॉट करेंगे, तो आप अच्छे से पूरा समझ सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वही है, एनर्जी ट्रांसफर में भी हीट और वर्क, और बोथ हीट एंड वर्क ट्रांसफर दोनों तरह का हो सकता है। एनर्जी इंटरेक्शन, हीट हो सकता है, वर्क हो सकता है, दोनों साथ में हो सकता है। उसके बाद आपका है द मेन एम ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्यों पढ़ते हैं हम लोग थर्मोडायनामिक्स, इसके बारे में मैं बता दूं। द मेन एम ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टडी इज टू कन्वर्ट डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपके यूनिवर्स में जो भी डिसऑर्गेनाइज फॉर्म है एनर्जी का, अब आप बोलोगे कि डिसऑर्गेनाइज फॉर्म क्या होता है, तो ब्रैकेट में मैंने लिखा है हीट। जो हीट एनर्जी है ना, वो लो ग्रेड एनर्जी है। हीट जो है आपका वह लो ग्रेड एनर्जी है, इसलिए उसको हम डिसऑर्गेनाइज फॉर्म बोलते हैं। हीट को, एनर्जी को हम लोग बोलते हैं डिसऑर्गेनाइज फॉर्म है एनर्जी का। यह जो हीट है यह लो ग्रेड एनर्जी है। इस पे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह लो ग्रेड एनर्जी है, इस पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे प्रॉपर आपको रीजन बताया जाएगा व्हाई हीट इज लो ग्रेड एनर्जी। उसके बाद है आपका लो ग्रेड एनर्जी को आप कन्वर्ट करोगे ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी में, और वह एनर्जी होता है आपका वर्क। ये जो वर्क है यह आपका हाई ग्रेड एनर्जी है। हाई ग्रेड एनर्जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है ना, जब भी आप लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड में कन्वर्ट करो, डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो आप वहाँ पे कुछ प्रोसेस का यूज करोगे। आपको इस तरह से करना है, आपको करना है एफिशिएंट मैनर में। इसका मीनिंग क्या है, जो भी कन्वर्जन आप करना है ना उसको एफिशिएंट वे में करना है। अब ऐसा नहीं कि आपको कन्वर्ट होके कुछ मिल रहा हो और कन्वर्जन प्रोसेस में उससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर दिए हो, तो उसको आप इफिशिएंट मैनर नहीं बोलेंगे। इफिशिएंट मैनर का यह मीनिंग है मेरा इन्वेस्टमेंट कम हो, मेरा खर्च कम हो, लेकिन मुझे ज़्यादा अमाउंट में मिले, वह आपका होता है इफिशिएंट मैनर। ये जो आप कन्वर्जन करते हैं उसको आपको एफिशिएंट मैनर में कन्वर्जन करना है, ताकि आपका इनपुट कम हो और वेस्टेज आपका कम हो, लेकिन आउटपुट जो है वो आपको मिल सके, अच्छे अमाउंट में मिल सके। ये आपका इफिशिएंट मैनर है। इसका हम लोग बात करेंगे कैसे आप इफिशियंसी वगैरह निकालते हो, हीट इंजन क्या होता है, वहाँ कैसे इफिशियंसी निकालते हैं, थर्मो में जो भी आपका टरबाइन वगैरह है तो वहाँ पे कैसे आप कैलकुलेट करते हो, तो सारा कुछ हम आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तो बस आपका शुरुआत है, आप बहुत बेसिक टर्म सीख रहे हो, जो आपको आने वाले क्लास के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आपका यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आने वाले टाइम में आपको काफ़ी हेल्प देने वाला है। अगर आप थर्मो के डिफिनीशन को समझ गए हो तो हम लोग अब आगे के स्लाइड पे मूव करते हैं।
अब मैं आपको ये बताऊंगा कि थर्मोडायनामिक्स जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो इसका यूज कहाँ कहाँ पे आएगा। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप आगे के सेमेस्टर में आप जाओगे तो वहाँ पे आप एक पेपर पढ़ोगे रेफ्रिजरेशन। उसी से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट है, एक रेफ्रिजरेशन में आपको यूज आएगा। एयर कंडीशनिंग जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको यूज करना है। पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो वहाँ पे आपका थर्मो यूज होगा। हीट ट्रांसफर में आपको यूटिलाइज करना है और आईसी इंजन में यूटिलाइज करना है। इसी के साथ जब आप इस सेमेस्टर में हो थर्ड सेम में आपको एक पेपर पढ़ना है थर्मल इंजीनियरिंग वन। थर्मल इंजीनियरिंग वन में भी आपको यही पूरा यूज होने वाला है। अगर आपका यह सेक्शन स्ट्रांग है तो थर्मल इंजीनियरिंग वन के पेपर में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। वही आप फोर्थ सेम में जब जाओगे तो वहां पे आप पढ़ोगे थर्मल इंजीनियरिंग टू। वहां पे भी आपको यही कॉन्सेप्ट हेल्प होगा। इसलिए आपका ये बेसिक पेपर है, मैं कितना बार इसको रिपीट कर चुका हूँ। आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखिए, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगा आप पूछ सकते हैं। अब आइए हम लोग मूव करते हैं थर्मोडायनामिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पे। थर्मो पढ़ने के लिए आपको क्या क्या टर्म जानना जरूरी है, तो एकदम बेसिक टर्म से हम स्टार्ट करेंगे, पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक आपको थर्मो सिखा करके जाएंगे। जब कंप्लीट थर्मो को आप पढ़ेंगे तो आपको फील हो जाएगा लास्ट में कि आप थर्मो किस लेवल तक आप पढ़े हैं। इसलिए आप क्लास को कंप्लीट देखिए, नोट्स को प्रॉपर बनाइए, जहां भी डाउट होता है आप पूछिए। बेसिक कॉन्सेप्ट का हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको जानना है सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। सिस्टम और सराउंडिंग को जानना है आपको। सिस्टम क्या होता है, मान लेते हैं कि आपको कहीं पे हीट इंटरेक्शन कैलकुलेट करना है। इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारा जगह है, लेकिन जब आप हीट इंटरेक्शन कभी निकालोगे किसी डिफिनिट जगह पे ही निकालोगे ना, किसी न किसी रीजन पे ही निकालोगे। पूरे यूनिवर्स में कुछ जगह आप सिलेक्ट करोगे और आप क्या करोगे, आप वहां पर हीट ट्रांसफर निकालोगे। तो सिस्टम किसे बोलते हैं? इट इज अ रीजन इन स्पेस अपॉन विच द स्टडी इज फोकस और कंसंट्रेटेड। स्पेस का वैसा रीजन जिस रीजन में आप अपने स्टडी को फोकस करते हो। ऐसा कहो कि बहुत बड़े से स्पेस में, बहुत बड़े से स्पेस में आपका एक छोटा सा पोर्शन, आपका एक छोटा सा पोर्शन जहां पे आप अपने स्टडी को फोकस करते हो, आप कंसंट्रेट करते हो कि इस रीजन में हीट ट्रांसफर क्या हो रहा है वो मुझे निकालना है। यहाँ पे कोई मशीन है, वह मशीन कितना वर्क आउटपुट आपको प्रोवाइड कर रहा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिस्टम आपका क्या है? इट इज अ रीजन इन स्पेस अपॉन विच द स्टडी इज फोकस और कंसंट्रेटेड। अब बात यहाँ पे ये आता है कि सिस्टम हम सिलेक्ट कैसे करेंगे। तो आने वाले क्लासेज में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप सिस्टम को सिलेक्ट कैसे करते हो, सिस्टम को सिलेक्ट कैसे करते हो, सराउंडिंग आपका क्या होता है, बाउंड्री आपका क्या है, यूनिवर्स आप किसे बोलते हो। क्वेश्चन में भी आपको मैं सिस्टम सिलेक्ट करना सिखाऊंगा। तो जब इस पे मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि सिस्टम हम किसको लेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, कब किसको सिस्टम लेना पड़ता है, ये आप सिलेक्शन करना भी सीख जाएंगे। अभी आप बस डिफिनेशन जानो और जैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है वो रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया है, आपको इतना सीख लेना है अभी। और आने वाले क्लास में जब न्यूमेरिकल करेंगे, काफी बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, वहां पे आप सिस्टम का सिलेक्शन कैसे करते हैं उसका हम कॉन्सेप्ट वहां पे सीख जाएंगे। तो सिस्टम क्या होता है? स्पेस का एक ऐसा रीजन है जहां पे हम स्टडी को फोकस करते हैं और कंसंट्रेट करते हैं। पूरा स्पेस से आपको कुछ लेना देना नहीं है। जब भी जो भी आप कैलकुलेशन करोगे एक डिफिनिट पार्ट के लिए करोगे, बस केवल वही पार्ट आपका सिस्टम है। और सिस्टम के बाहर, सिस्टम को छोड़ दें तो आपका जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे एक फ्लास्क है, आपके पास यहाँ पे एक फ्लास्क है। इस फ्लास्क में आपका कोई भी लिक्विड सबस्टांस आपका रखा गया है। इसका टॉप पोर्शन है, इसको क्या करो आप, कोई भी लिक्विड है, सपोज करते हैं कि वाटर है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस फ्लास्क को हम हीट कर रहे हैं, इस फ्लास्क को हम हीट कर रहे हैं, इस फ्लास्क को हम हीट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे जो वाटर है ना, इसका टेम्परेचर राइज होगा। अब हम आपसे ये पूछेंगे, कुछ टाइम के बाद हम ये पूछेंगे कि टेम्परेचर आपका कितना हो गया। तो आप क्या करोगे, जब टेम्परेचर का कैलकुलेशन करोगे, इस फ्लास्क के अंदर में जो आपका वाटर है ना, उसको आप सिस्टम की तरह ट्रीट करोगे कि विद इन द फ्लास्क आपका जो वाटर है वह आपका सिस्टम है, और सिस्टम का कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसके लिए आप कुछ इक्वेशंस वगैरह भी मैं पढ़ाऊंगा आने वाले क्लास में। वहाँ पे सिस्टम पे आप अप्लाई करके ये बता सकते हो इसका टेम्परेचर आपका कितना राइज होगा, या कितना हीट यहाँ पे ट्रांसफर होगा। क्यों हम हीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना हीट ट्रांसफर हुआ वो बता सकते हो। इनिशियल टेम्परेचर अगर आपको दिया है कितना हीट ट्रांसफर हुआ, आप उसके आधार पर फाइनल टेम्परेचर बता सकते हो कि क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब भी हमको इस वाटर का टेम्परेचर वगैरह कैलकुलेट करना है, तो हम इस वाटर को सिस्टम ले रहे हैं, विद इन द फ्लास्क जो आपका वाटर है उसको हम सिस्टम ट्रीट कर रहे हैं। तो सिस्टम का मीनिंग ये हो गया, इट इज अ रीजन इन स्पेस अपॉन विच द स्टडी इज फोकस और कंसंट्रेटेड। क्योंकि यहाँ पे आपसे वाटर का टेम्परेचर पूछा जा रहा है, तो आपका पूरा का पूरा ध्यान जो है उस वाटर पे है, उसी वाटर पे आप अपने स्टडी को कंसंट्रेट कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पे आपका वाटर सिस्टम है। अच्छा, सिस्टम के बाहर का जो भी पोर्शन है, अब इस कंटेनर इस फ्लास्क के बाहर का जो भी आपका पोर्शन है, ये सब वाला जो पोर्शन है ये सब कहलाएगा आपका सराउंडिंग। सिस्टम के आउटसाइड जो कुछ भी होता है वो होता है आपका सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या है, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम वेयर द इफेक्ट ऑफ सिस्टम इज फेल्ट इज नोन एज सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग किसे बोलेंगे, सिस्टम के बाहर का वैसा जगह जहां पे सिस्टम का इफेक्ट आपका फील होता है। मान लीजिए कि आपके पास यह ब्लॉक है, इसका टेम्परेचर इसका टेम्परेचर सपोज करते हैं कि 600 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा, जब इतने हाई टेम्परेचर पर हम इस ब्लॉक को रखेंगे ना, इस ब्लॉक से आपका हीट ट्रांसफर सराउंडिंग में होगा, क्योंकि इस ब्लॉक का टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस है, और आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर मान लेते हैं, रूम टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको पता है कि ये हाई टेम्परेचर पे है, तो हीट का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे होता है, जहाँ से आपका हीट ट्रांसफर होगा। अब देखो, हीट ट्रांसफर जब होगा तो ये जो ब्लॉक है आपका, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा। हाई टेम्परेचर है, हीट यहाँ से रिलीज हो रहा है, तो टेम्परेचर इसका कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो हमको फाइनल टेम्परेचर अगर बताना है तो इसको हम सिस्टम कंसीडर करेंगे। तो टेम्परेचर जब इसका कम हो जाएगा, क्योंकि हीट यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, और हीट ट्रांसफर होके जा कहाँ रहा है, सिस्टम से बाहर जा रहा है, और सिस्टम से बाहर का जो स्पेस है उसको आप बोलते हैं सराउंडिंग। एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम वो कहलाता है आपका सराउंडिंग। और सराउंडिंग एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे सिस्टम का इफेक्ट फील होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको हीट रिलीज हो रहा है तो वह हीट जाएगा कहाँ पे, सराउंडिंग में जाएगा। तो आपको सिस्टम समझ में आ गया होगा, सराउंडिंग समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया को हम मान रहे हैं कि ये मेरा सिस्टम है, और सिस्टम के जस्ट बाहर जो है आपका जो भी स्पेस है वो सराउंडिंग है। इस बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी है वो आपका सराउंडिंग है। और सिस्टम और सराउंडिंग को कंप्लीट रूप में आप बोलते हैं यूनिवर्स। जब सिस्टम और सराउंडिंग को एक साथ आप बात करते हैं तो वो कहलाता है यूनिवर्स। वो क्या कहलाता है, यूनिवर्स कहलाता है। सिस्टम और सराउंडिंग को कंबाइंड फॉर्म में जब आप बात करते हैं उसे हम बोलते हैं यूनिवर्स। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिस्टम और सराउंडिंग को एक साथ क्या बोलते हैं, तो यूनिवर्स। अब ये सब जो आपको अभी बता रहे हैं, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, यूनिवर्स क्या है, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होता है यहाँ से, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सिस्टम क्या है, स्पेस का वैसा रीजन जहां पे आप स्टडी को फोकस करते हो या कंसंट्रेट करते हो, दैट इज सिस्टम। सिस्टम के बाहर का जो पोर्शन है वह कहलाता है सराउंडिंग। ध्यान देना है कि सराउंडिंग में सिस्टम का इफेक्ट फील होता है। सिस्टम और सराउंडिंग को एक साथ जब आप बोलते हो उसको आप यूनिवर्स बोलते हो। ऐसे बोल सकते हो, यूनिवर्स का दो पोर्शन है, एक आपका सिस्टम है और सिस्टम को छोड़ दो तो बाकी सब आपका सराउंडिंग है। यहां तक आया आपको समझ में। इसके बाद हम लोग अब आगे मूव करते हैं। अब इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो आप ध्यान से समझो।
कि सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है वो होता है बाउंड्री। तब इसमें देखिए आप, देखिए यहाँ पे है आपका सिस्टम, इसके अंदर है, और इसके जस्ट बाहर जो है वो सराउंडिंग है। ये जो जोन है ऐसा पूरा सराउंडिंग है। आप अगर अच्छे से ध्यान से देखोगे ना तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ना आपको ये बाउंड्री दिखाई दे, ये वाला। क्योंकि इसके अंदर जाने पे आपको क्या मिलेगा, सिस्टम, और इसके बाहर जाओगे तो क्या मिलेगा, सराउंडिंग। सराउंडिंग है तो बाउंड्री क्या है आपका, सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता हो उसे बोलते हैं बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता हो उसे बोलते हैं बाउंड्री। बाउंड्री क्या है आपका, देखिए, द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज नोन एज बाउंड्री। जैसे यहाँ पे आपका सिस्टम है और इसके बाहर जो है आपका सराउंडिंग है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो ये आया यही है आपका बाउंड्री। द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज नोन एज बाउंड्री। अब बाउंड्री के बारे में कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। जब भी आपका एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा या सेमेस्टर का एग्जाम होगा, बाउंड्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो आपके पूछे जाते हैं, रेगुलरली पूछे जाते हैं। क्या पॉइंट है उसको समझिए ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट है आपका, बाउंड्री कैन बी रिजिड। रिजिड का मतलब होता है फिक्स। जब भी आपको रिजिड वर्ड दिखे तो रिजिड का मीनिंग होता है फिक्स। मान लेते हैं कि आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर का मतलब डब्बा है, और डब्बा का जो वाल है, जो चारों साइड का जो वाल है उसका, वह रिजिड है। रिजिड का मतलब ये हुआ कि अगर आप उस पर कोई भी फोर्स वगैरह लगा रहे हो तो उसका शेप साइज चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, वह रिजिड कंटेनर है। आप इस फिगर को देख सकते हो, यहाँ पे कंटेनर जो है आपका रिजिड कंटेनर है। रिजिड कंटेनर के अंदर आपका कोई भी गैस होगा, कोई भी गैस होगा, कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, आपका हाइड्रोजन गैस हो सकता है, वो हीलियम हो सकता है, कोई भी गैस है। तो जब कंटेनर आपका रिजिड है तो यहाँ पे क्या होगा, आप कोई भी फोर्स लगाओगे या प्रेशर गैस अप्लाई करेगा तो आपका जो वाल है, यह जो दीवार है, ये यहीं पे रहेगा, यह वाल यहीं पे रहने वाला है, यह वाल आपका इस तरह से ही रहेगा, यह वाल इस तरह से रहेगा। मतलब क्या है कि जो वाल जिस पोजीशन पे है, कंटेनर का जो साइज है, जो शेप है, वह आपका मेंटेन रहेगा। इस केस में इस कंटेनर के अंदर जो गैस है वह आपका सिस्टम कहलाएगा, इसके बाहर का जो स्पेस है वह आपका सराउंडिंग कहलाएगा, और दोनों के बीच में ये जो एग्जिस्ट कर रहा है यही आपका बाउंड्री है। और यहाँ पे बाउंड्री आपका रिजिड बाउंड्री है, क्योंकि कंटेनर आपका रिजिड है, कंटेनर का साइज चेंज नहीं होगा, कंटेनर का शेप चेंज नहीं होगा, तो बाउंड्री अपने जगह पे ही रहेगा। तो उस केस में आप बाउंड्री को बोलेंगे रिजिड बाउंड्री। बाउंड्री आपका फिक्स बाउंड्री है, रिजिड का मतलब फिक्स होता है, बाउंड्री आपका यहाँ पे क्या है, फिक्स है। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बाउंड्री कैन बी फ्लेक्सिबल और मूवेबल। देखिए यहां पर ये है आपका सिलेंडर। सिलेंडर, सिलेंडर जानते हो, कुछ इस तरह से है, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर में ये जो आप देख रहे हो ये लगा हुआ है पिस्टन। ये तो 2D फिगर है, 3D में आपका कैसा दिखेगा देखो मैं बनाता हूं। विद इन द सिलेंडर आपका क्या होगा, ये जो मैंने पिस्टन बनाया है ना, यह आपका इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मूव करेगा तो आप क्या देखोगे कि जो ये सिलेंडर का बॉटम वाला पोर्शन है, यह जो बॉटम वाला पोर्शन है यह फिक्स है, लेकिन ये जो पिस्टन के कारण जो आपका ये पोर्शन बन रहा है, तो पिस्टन तो आपका इसमें रेसिप्रोकेट करेगा, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो आपको ये फील होगा कि जब आपका पिस्टन
सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट होगा तो आपका ए वाला बाउंड्री चेंज नहीं होने वाला है, यहाँ का बाउंड्री चेंज नहीं होने वाला है, और सिलेंडर का बॉटम पोर्शन चेंज नहीं होने वाला है। बट पिस्टन जब आपका मूव करेगा तो आपका ये जो राइट साइड से बाउंड्री बन रहा है, ये वाला बाउंड्री, यह बाउंड्री आपका चेंज होगा। क्या बाउंड्री चेंज होगा ना, क्योंकि जब पिस्टन अंदर की तरफ आएगा तो बाउंड्री तो अब अंदर में बनेगा, और जब पिस्टन आपका बाहर की तरफ मूव करके जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करके जाएगा, तो बाउंड्री आपका बाहर बनेगा। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो बाउंड्री है राइट साइड वाला बाउंड्री, वह मूवेबल बाउंड्री है। मूवेबल बाउंड्री को ही आप बोलते हो फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है मूवेबल। इस केस में जो आपका बाउंड्री है वह मूवेबल बाउंड्री है। तो बाउंड्री के बारे में क्या पॉइंट आपको समझ में आया कि बाउंड्री कैन बी रिजिड, बाउंड्री रिजिड हो सकता है, मतलब फिक्स बाउंड्री हो सकता है, या बाउंड्री आपका फ्लेक्सिबल और मूवेबल हो सकता है। यहाँ तक आपको आया समझ में। अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। बाउंड्री के बारे में कुछ और पॉइंट है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है, बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। बोलोगे रियल में तो बाउंड्री हो रहा है, तो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है, तो ठीक है, बाउंड्री तो समझ में आ रहा है कि रियल बाउंड्री है, लेकिन अब इमेजिनरी बाउंड्री कैसे होगा। अब यहाँ पे आ गया प्रॉब्लम। बाउंड्री जो है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना जो वहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन इमेजिनरी क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। मानिए कि आपके पास एक पाइप है, बहुत लंबा सा पाइप है, लेंथ काफी ज्यादा है। इस पाइप के अंदर ये आपका पाइप है, और इस पाइप के अंदर आपका कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है। इस पाइप के अंदर आपका कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है, कोई भी लिक्विड आपका फ्लो हो रहा है। आपको क्या करना है, इस लिक्विड के प्रॉपर्टी को किसी सर्टेन सेक्शन पे देखना है, वहां पे आपको कुछ टर्म कैलकुलेट करने हो, तो आप क्या करोगे, पाइप का लेंथ बहुत ज्यादा है तो आप सिस्टम किसको मानोगे। उस केस में आप क्या करोगे, देखो इस साइड से तो पाइप का साइज फिक्स है, घर से फिक्स है। पाइप आप 2D में देख रहे हो, 3D में जब देखोगे तो पूरा आपका सरकमफ्रेंस कवर हो जाएगा। चारों तरफ से आपका पाइप का जो दीवार है वो तो चारों तरफ से आपका क्या होगा, फिक्स होगा। लेकिन लेंथ में आप कितने लेंथ को सिस्टम मानोगे, उसके लिए क्या करना होगा, आपको सिलेक्ट करना होगा कि यहां से लेकर के यहां तक के हम लिक्विड को हम सिस्टम की तरह मान रहे हैं। इसको आप जब ध्यान से समझोगे तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि जब आप ऐसा कर रहे हो, यहां से जो आपको बाउंड्री बन रहा है, यहां से जो बाउंड्री बन रहा है वो तो फिक्स बाउंड्री है, बट ये जो बाउंड्री आप चूज किए हो ये तो इमेजिनरी है, यहाँ तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। हम सिस्टम को एनालाइज करने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट करने के लिए, जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैंने इतने दूर के पोर्शन को सिलेक्ट किया हूं। इसलिए मेरा यहाँ पे इस दोनों साइड में आपका कोई भी रियल बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप इस सेक्शन पे और इस सेक्शन पे जो बाउंड्री मान रहे हैं वह आपका इमेजिनरी बाउंड्री है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखते हो तो पाइप का ये पोर्शन जो है और पाइप का ये पोर्शन यहाँ पे रियल बाउंड्री है, बट यहाँ पे और यहाँ पे आपका इमेजिनरी बाउंड्री है, और एरो का डायरेक्शन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड विद इन द पाइप। तो यह बात आपको समझ में आ गया कि बाउंड्री रियल के साथ साथ बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे इमेजिनरी बाउंड्री भी कंसीडर करना पड़ता है, जैसा कि आप पाइप फ्लो में देखे हो। इसके साथ और भी एग्जाम्पल है जो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या जब आगे के कॉन्सेप्ट को आपको मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी आप इस बात को देखोगे तो आपको पूरा फील हो जाएगा कि हाँ जो पढ़े हैं प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है। और एक बात ध्यान में रखना है कि जो कंटेंट आपको थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया जाएगा या मेरे से आप जो भी कंटेंट आप पढ़ोगे उसमें आपका एक भी पॉइंट फालतू का पॉइंट नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि जब आप कंटेंट पढ़ोगे तो मेरा जो टॉपिक होगा उसमें जो भी मैं पॉइंट इंक्लूड करता हूं वह सफिशिएंट पॉइंट होता है। उससे ज़्यादा पॉइंट आपको कहीं दूसरे जगह कोई बुक रेफर कर लो
या कहीं अदर जगह से आप उसको स्टडी करो, आपको सारा पॉइंट एक जगह आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप लेक्चर को प्रॉपर देखो। और मेरा एक्सपीरियंस है या जो पहले स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उनका फीडबैक है कि जो भी आपको नोट्स मिलेगा वो काफ़ी बेस्ट नोट्स मिलेगा। इससे बेस्ट आपका कुछ नहीं हो सकता है। जब आप अच्छे से स्टडी करोगे या कुछ यूनिट आप देखोगे, रेगुलर लेक्चर को फॉलो करोगे, तो आपको खुद फील हो जाएगा, फिर उसमें बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब आइए हम लोग अब मेन टॉपिक पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जानना है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, हम बात कर रहे थे ना सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम का टाइप क्या होता है, हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। तो सिस्टम के बारे में आपको क्या बताएं? स्पेस का वैसा रीजन जहां पे आप अपने स्टडी को फोकस करते हो और कंसंट्रेट करते हो, दैट इज आवर सिस्टम। हम टाइप देखेंगे यहाँ पे सिस्टम का। तो सिस्टम आपका 3 तरह का होता है। फर्स्ट को बोलते हैं क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। एक आपका हो जाएगा ओपन सिस्टम, और एक होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। 3 तरह का सिस्टम होता है। क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम क्या है, और आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, सबको एक एक करके डिटेल में देखेंगे, उसका प्रॉपर डायग्राम देखेंगे। साथ ही साथ लास्ट में मैं उसको समराइज कर दूंगा और सबका मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा कि क्लोज सिस्टम कौन है, ओपन सिस्टम कौन है और आइसोलेटेड सिस्टम कौन है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लोज सिस्टम से। सबसे पहले क्लोज सिस्टम का बात करते हैं। क्लोज सिस्टम इज द सिस्टम इन विच मास, देखो मास का मतलब होता है मैटर, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग जिसके पास मास हो, जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता हो, वह आपका मैटर है। मैटर जो भी है उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि मैटर के पास मास होगा। तो कहीं कहीं पे आपको मास मेंशन रहेगा और कहीं कहीं पे आप देखोगे तो मैटर मेंशन रहेगा। इसलिए मैंने दोनों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है कि बाद में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। क्लोज सिस्टम इज द सिस्टम इन विच mass interaction cannot take place but energy interaction can take place। यही डिफिनेशन है आपका क्लोज सिस्टम का। अब इसको हम समझते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूं, क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे मास इंटरेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। इंटरेक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर। इंटरेक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर। तो ट्रांसफर 2 तरह से हो सकता है। जिस चीज को आप सिस्टम माने हो, यहाँ पे बाहर से मास का आना, मास इन होना, या इससे मास का बाहर जाना, जिसको आप बोलोगे कि मास आपका आउट हो रहा है। तो ट्रांसफर में दोनों आपका आ गया, वह या तो अंदर आ सकता है मास या बाहर जा सकता है। तो जब आप क्लोज सिस्टम का बात करोगे, वहां पे मास का इंटरेक्शन होता ही नहीं है। मास का इंटरेक्शन क्लोज सिस्टम के केस में नहीं होता है, बट एनर्जी इंटरेक्शन कैन टेक प्लेस। एनर्जी इंटरेक्शन आपका यहाँ पे हो सकता है, लेकिन मास इंटरेक्शन आपका नहीं होगा। का मतलब ये हुआ कि मास न तो अंदर आएगा न सिस्टम से बाहर जाएगा। एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, अभी हम आपको बताए हैं कि एनर्जी इंटरेक्शन 2 तरह से होता है, या तो हीट के फॉर्म में होगा, नहीं तो वर्क के फॉर्म में होगा। एनर्जी इंटरेक्शन हो सकता है, हीट के फॉर्म में हो सकता है, वर्क के फॉर्म में हो सकता है। अब हीट के फॉर्म में होगा तो या तो आपका हीट लॉस होगा, मतलब क्या है, सिस्टम से बाहर हीट जाएगा, या तो आपका हीट गेन होगा। गेन होने का यह मतलब है कि सिस्टम के अंदर आपका हीट आएगा। वर्क के कारण हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि सिस्टम आपका वर्क कर रहा है, और कैसे करता है ये भी आपको दिखाएंगे। सिस्टम आपका वर्क परफॉर्म कैसे करता है, वर्क प्रोड्यूस कौन कौन सा डिवाइस आपका करता है, कितना वर्क डन प्रोड्यूस करता है, उसका कैलकुलेशन सिखाएंगे, उसका डेरिवेशन बताएंगे। तो इसके लिए अभी से आपको ज्यादा चिंता नहीं करना है, जब आप उस टॉपिक पे आएंगे तो आपको ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आ जाएगा।
यहाँ पे काफ़ी डिटेल में समझाएंगे आपको कि आप अगर बहुत ध्यान से प्रॉपर लेक्चर को रेगुलर अटेंड कर रहे हो तो आपको आ जाएगा समझ। वर्क में भी तो वर्क डिवाइस प्रोड्यूस कर सकता है या कुछ ऐसा भी डिवाइस होगा जहां पे आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम वहां पे बात करेंगे उसका भी, तो बस हम सिस्टम के बारे में जान रहे हैं। अब क्लोज सिस्टम में आपको ये बताया है कि मास का इंटरेक्शन नहीं होगा बट एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है। अब एग्जांपल क्या है इसका, कहाँ पे ऐसा होता है, तो देखिए, देखो यहाँ पे आपका एक कंटेनर है, ये जो डायग्राम आपका बनाया गया है, जो फिगर है यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये एक फ्लास्क जैसा है, ये आपका कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर आपका कुछ सबस्टांस रखा गया है और ऊपर में देखो कि इसका जो ओपनिंग है, इसका जो ढक्कन है वो बंद है। इसका जो टॉप पोर्शन है उसको हम क्लोज कर दिए हैं, कॉर्क लगा करके पूरी अच्छी तरह से हम सील कर दिए हैं। तो आप ये बताओ, इस कंटेनर में कहीं पे भी मास के आने का या इस कंटेनर से मास के जाने का कोई आपका रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ओपनिंग था इसको आप क्लोज कर दिए हो, पूरे अच्छे से टाइट कर दिए हो। अब क्या होगा, इस कंटेनर के अंदर न तो मास अंदर आ सकता है, न ही इस कंटेनर से मास बाहर जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि मास का जो इंटरेक्शन है यहाँ पे नहीं होगा। बात समझ में आया? बात कैसे समझना है कि जब भी आपका कोई कंटेनर हो, उसके अंदर कोई भी सबस्टांस हो और सबस्टांस के अंदर आने का या बाहर जाने का रास्ता नहीं हो, तो आपका मास ट्रांसफर वहां पे नहीं होगा। ये बात तो समझ में आ गया। अब देखो, अगर हम इस कंटेनर को बाहर से हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो क्या होगा, अंदर में जो भी आप सबस्टांस को रखे हो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। हीट तो आपका जाएगा ना ट्रांसफर होकर के, हीट तो आपका इस कंटेनर में ट्रांसफर होकर के जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि आपका हीट जो है वह जब आप प्रोवाइड कर रहे हो तो इस सिस्टम के अंदर हीट जा रहा है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि सिस्टम अगर आपका हाई टेम्परेचर पे है, बाहर जो सराउंडिंग है वो लो टेम्परेचर पे है, इससे हीट बाहर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि यह हीट ट्रांसफर होगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि मास ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसा जब सिस्टम में होता है उस सिस्टम को बोलते हैं क्लोज सिस्टम। को समझ में आया क्लोज सिस्टम क्या होता है? एग्जाम्पल का बात करो तो देखो, वाटर अगर सील्ड कंटेनर में है, तो जब भी आपको सील्ड मिल गया वर्ड, कंटेनर है आपका सील्ड कंटेनर है, तो यहाँ पे आपका क्लोज सिस्टम होगा, क्योंकि जब कंटेनर को सील कर दोगे तो मास अंदर ना आ पाएगा ना मास बाहर जा पाएगा, केवल एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है। एनर्जी सिस्टम के अंदर आ सकता है, सिस्टम के बाहर जा सकता है, इसलिए वो क्लोज सिस्टम है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका पिस्टन सिलेंडर विदाउट भाल्व। देखो, अभी पिस्टन सिलेंडर आपको बताए थे कि ये आपका सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर आपका लगा है पिस्टन। पिस्टन का काम क्या है, ऑक्सीलेट करना, इस डायरेक्शन में मूव करना। और इसके अंदर आप मान लेते हैं कोई भी गैस डाल दिए हो, क्या होगा, कोई भाल्व नहीं लगा है, कोई भाल्व नहीं लगा है, मतलब इस सिलेंडर से बाहर जाने का या अंदर आने का कोई रास्ता नहीं है, तो मास का ट्रांसफर नहीं होगा। बट जब आपका पिस्टन मूव करेगा, तो हम आपको आगे के क्लास में सिखाएंगे कि जब आपका यहाँ पे पिस्टन मूव करता है तो उसके कारण आपको वर्क मिलता है। पिस्टन जब आपका इसमें मूव करेगा तो उसके कारण आपको वर्क प्रोवाइड होगा। पिस्टन जब बाहर की तरफ मूव होगा तो आपको वर्क आउटपुट मिलेगा। कैसे मिलेगा, उस वर्क को हम बोलते हैं पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वर्क, बाउंड्री वर्क। तो इस बात को हम आपको आगे पढ़ाएंगे वर्क डन के इक्वेशन में। बाउंड्री वर्क क्या होता है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, पिस्टन जब बाहर की तरफ आपको मूव करेगा तो कैसे वर्क प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी भाल्व नहीं है जिसके कारण अंदर मास आ पाए या बाहर जा पाए, मास इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन पिस्टन के डिस्प्लेसमेंट के कारण आपको यहाँ पे वर्क मिलेगा, एनर्जी इंटरेक्शन आपका पॉसिबल है। इसलिए पिस्टन सिलेंडर में जब भाल्व नहीं होगा वह आपका क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है। यह बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड टाइप के सिस्टम पे, और सेकेंड टाइप का सिस्टम है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, इन एन ओपन सिस्टम बोथ मास एंड एनर्जी इंटरेक्शन कैन टेक प्लेस। ओपन सिस्टम में आपका
मास इंटरेक्शन भी हो सकता है, एनर्जी इंटरेक्शन भी हो सकता है। कैसे होगा देखो, यहाँ पे आपके पास एक कंटेनर है, एक फ्लास्क है। इस फ्लास्क के अंदर कोई भी लिक्विड सबस्टांस है, लेकिन इस केस में क्या किए हैं ना, हम इसके ऊपर को ओपन कर दिए हैं। ओपन है, जब ओपन है तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर मान लेते हैं कि अगर वाटर है तो आपको और वाटर डालना है तो आप डाल सकते हो। ओपन है तो यहाँ से कुछ वाटर को निकालना है तो आप निकाल सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ कि मास आपका सिस्टम के अंदर आ सकता है, सिस्टम से बाहर जा सकता है, तो मास तो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। एनर्जी का बात करेंगे, एनर्जी में अगर ये हाई टेम्परेचर पर होगा, सराउंडिंग लो टेम्परेचर पर होगा, तो हीट जो है आपका ट्रांसफर होगा। या आप इसको गर्म करते हैं तो आप इसको हीट सप्लाई करें, तो हीट जो सप्लाई करेंगे इसके अंदर हीट आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, हीट का ट्रांसफर सिस्टम से बाहर की तरफ भी हो सकता है, सिस्टम के अंदर भी हो सकता है। वह डिपेंड करता है कि किसका टेम्परेचर हाई है क्या लो है। तो ओपन सिस्टम में आपका ये हुआ कि इन एन ओपन सिस्टम मास इन इंटरेक्शन और एनर्जी इंटरेक्शन आपका दोनों पॉसिबल है। वैसे सिस्टम को आप ओपन सिस्टम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है तो आप तो देख लिए, एक और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथ भाल्व। पिस्टन सिलेंडर में आप भाल्व लगा दिए, कैसे लगाते हैं हम दिखाते हैं। यह आपका सिलेंडर है और इसमें बना देते हैं पिस्टन को। ये आपका पिस्टन है, इस पिस्टन सिलेंडर के अंदर आपका, इस पिस्टन सिलेंडर के अंदर आपका कोई भी गैस है, कोई भी गैस का पार्टिकल है। अब क्या है कि आपका यहाँ पे लगा है भाल्व। भाल्व का मतलब ये हुआ कि इसको आप ओपन क्लोज कर सकते हो, तो आप ओपन क्लोज कर सकते हो। जब आप यहाँ पे भाल्व लगा दिए हो, भाल्व लगाने से क्या होगा कि भाल्व आपका एक ओपनिंग हो गया, जहां से भाल्व आपका ओपन हो सकता है, भाल्व क्लोज हो सकता है। तो जब भाल्व आपका ओपन होगा, क्लोज होगा, तो वहां से मास आपका अंदर आ सकता है या मास आपका इस सिस्टम से बाहर जा सकता है। तो जब मास आपका सिस्टम के अंदर आएगा या बाहर जाएगा तो मास ट्रांसफर हो रहा है। और आप यहाँ पे पिस्टन लगाए हो, तो पिस्टन आपका जब डिस्प्लेस होगा तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट वर्क मिलेगा। तो आपका वर्क इंटरेक्शन भी हो रहा है। और जब मास इंटरेक्शन वर्क इंटरेक्शन दोनों होता है तो उस टाइप के सिस्टम को ओपन सिस्टम बोलते हैं। अब ओपन सिस्टम का और क्या एग्जाम्पल है, तो आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, आप आगे के क्लास में पढ़ोगे टरबाइन के बारे में, कंप्रेसर के बारे में, पंप के बारे में, बॉयलर के बारे में। मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो वहां पे भी बात करेंगे कि टरबाइन आपका ओपन सिस्टम है, कंप्रेसर ओपन सिस्टम है, पंप बॉयलर सब ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम एनालिसिस कैसे करते हैं आपको हर एक एनालिसिस सिखाया जाएगा। और टरबाइन के केस में टरबाइन कितना वर्क प्रोड्यूस कर रहा है कैसे कैलकुलेट करोगे। कंप्रेसर में वर्क आपको देना पड़ता है, कंप्रेसर को चलाने के लिए आप वर्क देते हो, तो आप कितना वर्क वहां पे दोगे वो भी आपको निकालना सिखाएंगे। पंप के भी केस हम लोग पढ़ेंगे, बॉयलर भी पढ़ेंगे। बॉयलर को तो और डिटेल में पढ़ना है, इस बार ही यहाँ पर हो गए थर्ड सेमेस्टर में। टरबाइन कंप्रेसर भी, पंप भी पढ़ोगे आप, ठीक है। इसके लिए परेशान नहीं होना है, बस आपको ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल के रूप में इसको याद रखना है। काफी डिटेल में तो हम लोग इसको पढ़ेंगे ही। अब आइए हम आगे मूव करते हैं। इसके बाद जो है आपका थर्ड टाइप का सिस्टम है, जिसको आप आइसोलेटेड सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पे नाइदर मास नॉर एनर्जी इंटरेक्शन कैन टेक प्लेस। यहां तो ना मास का इंटरेक्शन होगा ना एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। तो इसमें होगा क्या, कैसे क्या होगा, देखो ध्यान से। अभी भी वही फ्लास्क है मेरा पास, इस फ्लास्क के अंदर आपका लिक्विड सबस्टांस है, और क्या किया है ना, फ्लास्क के टॉप को कॉर्क लगा करके पूरी अच्छी तरह से सील कर दिए। और साथ ही साथ इसका जो दीवार है ना, इसके जस्ट बाहर हम इंसुलेशन लगा दिए। इंसुलेशन एक ऐसा सबस्टांस होता है जो आपका हीट ट्रांसफर होने से रोक देता है। इसके ऊपर से साइड से हम पूरा इंसुलेशन लगा दिए, जो कलर देख रहे हैं इंसुलेशन है।
यह जो है आपका एक कवर है, पूरा अच्छे से टाइट सील कर दिए और साइड से आपका इंसुलेशन लगा दिए। इंसुलेशन क्या होगा ना कि हीट ट्रांसफर को रोक देगा। और यहाँ पे कोई पिस्टन तो है नहीं कि आपको डिस्प्लेसमेंट वर्क मिलेगा, इसका मतलब वर्क इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। जब आप इंसुलेशन यहाँ पे प्रॉपर लगा दिए हैं तो हीट ट्रांसफर को रोक दिया, यहाँ पे हीट इंटरेक्शन भी नहीं हो रहा है। आप इसके ढक्कन को पूरा बंद कर दिए, अच्छी तरह से पूरा सील कर दिए हैं। इसके अंदर न तो मास अंदर आ सकता है, न ही इससे मास बाहर जा सकता है। तो न मास इंटरेक्शन हो रहा है, न एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है। एनर्जी इंटरेक्शन न हीट के फॉर्म में हो रहा है, न वर्क के फॉर्म में हो रहा है। मास इंटरेक्शन को भी आप रोक दिए हैं। तो इस केस में क्या है, नाइदर मास नॉर एनर्जी इंटरेक्शन। वैसे सिस्टम को आप बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। बोलोगे कि आइसोलेटेड सिस्टम होता कैसा है, तो देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है आइसोलेटेड सिस्टम का यूनिवर्स है। क्योंकि यूनिवर्स से बाहर आप कोई भी हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, या यूनिवर्स के अंदर आप हीट को नहीं ले सकते हो। मास का बात करोगे तो सब कुछ आपका विद इन द यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। यूनिवर्स के बाहर आप कुछ मास को नहीं भेज सकते हो, या बाहर में कुछ है ही नहीं जहां से आप मास को विद इन द यूनिवर्स ले सकते हो। यूनिवर्स को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करते हैं। और क्या है, आपके पास एक अच्छे तरह से इंसुलेटेड फ्लास्क है, उसको बोलते हैं वेल का मतलब अच्छी तरह से इंसुलेटेड फ्लास्क है। उसके अंदर अगर हॉट टी को आप रखोगे, फ्लास्क पूरी तरह से इंसुलेटेड है, फ्लास्क आपका पूरा क्लोज है। इसके अंदर अगर आप टी को रखते हो, साइड से पूरा इंसुलेशन लगा है, हॉट टी को रखोगे तो टी से बाहर हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। पूरा अच्छे से आप क्लोज किए हो तो आपका यहाँ पे कोई भी मास अंदर बाहर नहीं आ जाएगा। तो आपका जो वह एग्जाम्पल है आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनिवर्स किस टाइप का सिस्टम है, तो आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर अच्छी तरह से इंसुलेटेड क्लोज फ्लास्क है, उसमें अगर हम हॉट टी को रखते हैं तो किस टाइप का सिस्टम है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। आई होप आपको तीनों टाइप का थर्मोडायनेमिक सिस्टम समझ में आया होगा अच्छी तरह से। हम लोग क्या करते हैं, एक बार तीनों टाइप के सिस्टम को रिवाइज कर लेते हैं और आपको हम जो भी कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाए हैं उसको एक टेबल के फॉर्म में समराइज कर देते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। इसमें हम अभी जो भी आपको सिस्टम का टाइप पढ़ाए हैं उसको हम एक बार यहाँ पे समराइज कर रहे हैं। सबसे पहला सिस्टम था आपका क्लोज सिस्टम, जहां पे आपको ये बताया गया था मास ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर और उसका एग्जाम्पल। तो जब हम क्लोज सिस्टम का बात किए थे, आपको क्या बताया है, मास ट्रांसफर नहीं होता है लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है क्लोज सिस्टम का, तो वाटर इन सील्ड कंटेनर। अगर कंटेनर सील होगा, उसके अंदर वाटर है, तो मास ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। पिस्टन सिलेंडर विदाउट भाल्व, अगर भाल्व भी नहीं लगा है तो मास न तो सिलेंडर के अंदर आएगा न मास सिलेंडर से बाहर जाएगा, तो आपका क्लोज सिस्टम है। ओपन सिस्टम में क्या बताया आपको, मास ट्रांसफर भी होगा, एनर्जी ट्रांसफर भी होगा। एग्जाम्पल आपको बताया है कि टरबाइन है, कंप्रेसर है, पंप है, बॉयलर है, या पिस्टन सिलेंडर में आप भाल्व लगा देंगे तो ओपन सिस्टम है। आइसोलेटेड में आपको क्या बताएं, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे मास ट्रांसफर नहीं होता है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है, तो यूनिवर्स बेस्ट एग्जाम्पल है आइसोलेटेड सिस्टम का हॉट टी इन वेल इंसुलेटेड फ्लास्क, ये भी आपका आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपको तीनों तरह का सिस्टम समझ में आ गया। आपको भी कॉपी में इस टेबल को जैसा है उस तरह से बना लेना है, साइड में आपको सबका एग्जाम्पल भी लिखना है। और यह टेबल आपको रिवाइज करने में, आपको याद रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अब हम लोग बात करते हैं दो टर्म का जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। एक होता है आपका कंट्रोल मास सिस्टम और एक आता है कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। तो आप क्वेश्चन को बनाओगे ना, यह टर्म आपको बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेंगे। इसको समझते हैं कि क्या होता है। कंट्रोल मास सिस्टम का जब आप बात करोगे तो कंट्रोल मास सिस्टम सिंपली क्या है, क्लोज सिस्टम। उसी को आपको कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा कंट्रोल्ड मास सिस्टम। क्यों बोलते हैं, क्लोज सिस्टम में मास न तो सिस्टम के अंदर आता है ना सिस्टम से बाहर जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कंट्रोल मास सिस्टम। देखिए, इन अ क्लोज सिस्टम एज देयर इज नो मास ट्रांसफर द सिस्टम मास रिमेन्स कांस्टेंट एंड हेंस इट इज आल्सो नोन एज कंट्रोल मास सिस्टम। कंट्रोल मास सिस्टम का सिंपली मतलब क्या है, क्लोज सिस्टम। सेकेंड है आपका कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, इसका सीधा सीधा मतलब होता है ओपन सिस्टम। कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम अगर कहा जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है, ओपन सिस्टम।
क्या डिफिनेशन है इसका? इट इज द वॉल्यूम इनक्लोजिंग और सराउंडिंग द डिवाइस विच वी विश टू एनालाइज अक्रॉस द कंट्रोल वॉल्यूम बोथ मास ट्रांसफर एंड एनर्जी ट्रांसफर कैन टेक प्लेस। तो जब मास ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर दोनों होगा मतलब ओपन सिस्टम है। ठीक है, अब देखो जब सिस्टम में आप कंट्रोल मास सिस्टम वर्ड यूज करते हो, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम यूज करते हो वर्ड, तो क्या होगा? सिस्टम और बाहर में है सराउंडिंग, तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है उस बाउंड्री को हम बोलते हैं कंट्रोल सरफेस। कंट्रोल सरफेस कुछ नहीं है। जब हम टर्म कंट्रोल मास सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम यूज करते हैं तो सिस्टम के बाउंड्री को बोलते हैं कंट्रोल सरफेस। तो कंट्रोल सरफेस क्या है? व्हेन द टर्म कंट्रोल मास एंड कंट्रोल वॉल्यूम आर यूज देन द सिस्टम बाउंड्री इज नोन एज कंट्रोल सरफेस। हम जब टरबाइन आपको पढ़ाएंगे डिटेल में तो वहां पे बताएंगे कि कैसे आप उसको सिस्टम सिलेक्ट करते हो, और आपको पता है कि टरबाइन ओपन सिस्टम है तो वहां पे आपको मेंशन होगा कि कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है, और जब हम टरबाइन का बाउंड्री बनाएंगे तो आप देखोगे उस बाउंड्री को हम बोलेंगे कि ये कंट्रोल सरफेस है। वो कंट्रोल सरफेस है। कंट्रोल सरफेस का मीनिंग क्या है? बाउंड्री। और कब? जब हम कंट्रोल मास सिस्टम वर्ड यूज करें या कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम वर्क करें तो सिस्टम के बाउंड्री को जो हम बोलते हैं वही आपका है कंट्रोल सरफेस। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था थर्मोडायनामिक सिस्टम, क्योंकि जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो स्पेस का सर्टेन रीजन पे आप कैलकुलेशन करोगे, कुछ पोर्शन को सिलेक्ट करके आप कैलकुलेशन करोगे, दैट पोर्शन इज नोन एज सिस्टम। और सिस्टम में हम आपको 3 तरह का सिस्टम बताएं, तीनों में क्या होता है वो बताएं और एग्जाम्पल के साथ बताएं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आइए हम लोग एक और टॉपिक को देखते हैं। यह टॉपिक है आपका अप्रोच ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो थर्मो पढ़ते हो ना, तो आप किस लेवल तक पढ़ते हो हम बात यहाँ पे करेंगे। अप्रोच आपका कौन कौन सा हो सकता है? 2 तरह का अप्रोच होता है। एक होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जिसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी मॉलिक्यूल्स है ना, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, मान लेते हैं कि आपका इस कंटेनर है, एक कंटेनर है आपका, इस कंटेनर में गैस है। आपको पता है कि अगर गैस है तो उसमें कितना मॉलिक्यूल होगा? बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा, हम तो काउंट भी नहीं कर पाएंगे कि कितना ज्यादा मॉलिक्यूल होगा। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम क्या करते हैं? बिहेवियर स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल का, वह इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का स्टडी करते हैं। समझ लो गैस का जो पार्टिकल है उसमें बहुत सारा पार्टिकल है, उसमें आपको एक पार्टिकल को सिलेक्ट करना है और उस पार्टिकल के लिए सब कुछ आपको कैलकुलेट करना है। कितना ज्यादा डिफिकल्ट वर्क होगा। गैस के सिंगल पार्टिकल को एनालाइज करना है, कोई भी फ्लूइड है उसके सिंगल पार्टिकल को कंसीडर करना है और उस पार्टिकल पे जो भी आपका चेंज वगैरह हो रहा है उसको आपको कैलकुलेट करना है। काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम है। तो ऐसे अप्रोच को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, क्योंकि वहां पे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर के कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। दिस अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। और इस अप्रोच को आप स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स बोलते हो। जब आप हायर क्लासेज में जाते हो, रिसर्च के फील्ड में जाते हो, तब आप यहाँ पे काम करते हो। अभी आपका ये कोई काम का नहीं है। बस आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होता क्या है, कब यह अप्रोच यूजफुल है। देखो जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। आपको पता है कि जब आप हाइट पे जाते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज होता है। डेंसिटी जो है वह क्या होता है? डेंसिटी आपका होता है मास बाई वॉल्यूम। एल्टीट्यूड पर जब आप जाओगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि डेंसिटी जब कम होगा तो वॉल्यूम आपका ज्यादा रहेगा। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच आपका कब यूजफुल होता है? लो डेंसिटी पे। कि जब आपका डेंसिटी कम होगा उस केस में आप माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज कर सकते हो। और यह आप हायर क्लास में पढ़ते हो, ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट होता है। हमको यहाँ पे इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक दूसरा अप्रोच है वो होता है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर को कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ पे
इस गैस में बहुत सारे जब पार्टिकल है ना, तो सारे पार्टिकल का हम एवरेज बिहेवियर स्टडी करेंगे। एवरेज वो है आपका मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। यहाँ पे एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। दिस अप्रोच इज आल्सो नोन एज क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। और हम लोग जो पढ़ेंगे क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स ही हैं। आप जो भी थर्मो पढ़ेंगे वहां पे आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का स्टडी नहीं करेंगे, आप ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल का एवरेज बिहेवियर स्टडी करेंगे, जिसे आप बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। और थर्मो का वह सेक्शन आपका कहलाएगा क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। हम लोग पूरे कोर्स में, पूरे डिप्लोमा में, अगर आप बीटेक के स्टूडेंट्स हैं तो पूरे बीटेक में जो आप थर्मो पढ़ते हैं वह आपका क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स ही होता है। यहाँ तक आपको आ गया समझ में? आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना है, जो है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत हाईली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम देखिए, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम टॉपिक है आपका। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, इसमें 3 तरह का इक्विलिब्रियम आता है, उसमें एक थर्मल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो टॉपिक का नेम है आपका थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है तो बहुत अच्छे से सीखना है हम लोग को। आप सिस्टम को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में बोलते हो जब आपका 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो। क्या क्या कंडीशन है कि सिस्टम आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, सेकेंड है आपका सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन है कि सिस्टम आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। जब तीनों तरह का इक्विलिब्रियम सिस्टम में होता है तो हम बोलेंगे कि आवर सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। सिस्टम को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन है थर्मल इक्विलिब्रियम, सेकेंड कंडीशन है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्ड कंडीशन है केमिकल इक्विलिब्रियम। तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होता है तो आपका कंप्लीट सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। अब हमको जानना है कि कंडीशन को डिटेल में। जब थर्मल इक्विलिब्रियम तो सुन तो लिए हैं, लेकिन होता क्या है? तो देखो, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सेम। विद इन द सिस्टम टेम्परेचर आपका हर जगह सेम होगा, डिटेल में भी देखेंगे। इसको आप बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। सिस्टम के अंदर आपका हर जगह टेम्परेचर सेम है। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं अगले स्लाइड में। सेकेंड देखिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सिस्टम के अंदर हर जगह आपका प्रेशर सेम है या आपका फोर्स सेम है, तो आप बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। केमिकल इक्विलिब्रियम का जब आप बात करते हैं तो आप बोलते हैं कि विद इन द सिस्टम आपका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, मतलब केमिकल पोटेंशियल इक्वल है। केमिकल रिएक्शन कब होता है? जब केमिकल पोटेंशियल में आपका डिफरेंस होता है। तो अगर केमिकल पोटेंशियल आपका इक्वल होगा तो सिस्टम के अंदर आपका किसी तरह का कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा। जब रिएक्शन नहीं होगा तो सिस्टम आपका कहलाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम में। और जब सिस्टम आपका तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब तो हम बोलते हैं कि सिस्टम मेरा जो है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। अब एक एक कंडीशन को हम डिटेल में देखते हैं, आपको यहां तक समझ में आया होगा। उससे पहले बात करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम का। कब कहेंगे कि सिस्टम मेरा थर्मल इक्विलिब्रियम में है? तो देखो, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपका कोई भी गैस है, कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल है। अकॉर्डिंग टू थर्मल इक्विलिब्रियम हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि विद इन द सिस्टम हर जगह टेम्परेचर टी है। मान लेते हैं कि अगर आप सिस्टम को डिवाइड कर देते हो, इतना को अलग कर देते हो, इसको अलग कर देते हो, इस पोर्शन को अलग कर देते हो, तो जब सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपका कोई भी पोर्शन कंसीडर कर लो, मान लेते हैं कि यह पोर्शन का टेम्परेचर अगर टी है, इस भी पोर्शन का टेम्परेचर टी ही होगा, इसका भी टेम्परेचर टी होगा, इस पोर्शन का भी टेम्परेचर टी होगा। प्रॉपर्टी जो है हर सेक्शन में आपका जो टेम्परेचर है वो हर पार्ट में आपका सेम होगा।
सिस्टम के हर पार्ट में आपका सेम होगा, तब आप बोलते हैं कि सिस्टम मेरा थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, टेम्परेचर सेम होने से क्या होगा, विद इन द सिस्टम आपका कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। मान लेते हैं कि फर्स्ट पोर्शन है, इससे हीट का ट्रांसफर सेकेंड पोर्शन में नहीं होगा, क्योंकि सब जगह टेम्परेचर सेम है। तो सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के लिए विद इन द सिस्टम आपका टेम्परेचर जो है वो टाइम के साथ वैरी नहीं होना चाहिए, और हर पार्ट में हर पॉइंट पर आपका टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तब आप बोलते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज विथ टाइम एंड हैज सेम वैल्यू एट ऑल पॉइंट विद इन द सिस्टम। डिफिनेशन आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब सेकेंड टाइप का हम इक्विलिब्रियम का बात करते हैं, जो है आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आपको क्या बताया, इसमें आपको ये बताया गया कि देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स विद इन द सिस्टम और बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। कोई भी अनबैलेंस फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और जब अनबैलेंस फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो विद इन द सिस्टम आपका कोई मोशन नहीं होगा, मतलब पार्टिकल का आपका ट्रांसफर वगैरह नहीं होगा, कोई अनबैलेंस फोर्स आपका वहां पे नहीं है। द प्रेशर इज द सिस्टम इज सेम एट ऑल पॉइंट एंड डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। विद इन द सिस्टम जो प्रेशर है हर पॉइंट पे सेम है, और टाइम के साथ आपका प्रेशर वैरी नहीं कर रहा है, तो आप सिस्टम को बोलोगे कि मेरा सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट टाइप का इक्विलिब्रियम है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें आपको क्या बताया कि विद इन द सिस्टम कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो, नो केमिकल रिएक्शन कैन टेक प्लेस विद इन द सिस्टम एंड द केमिकल कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट द सिस्टम। सिस्टम के अंदर कहीं पे भी कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। जब केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो इसका कंडीशन क्या है कि केमिकल पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तभी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन जब नहीं होगा तो सिस्टम के अंदर हर जगह कंपोजिशन सेम होगा। मान लेते हैं कि यह सिस्टम है, इसके अंदर कोई भी गैस है, तो सब जगह अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन इसके अंदर कहीं पे भी नहीं हो रहा है, हर जगह एक ही जैसा कंपोजिशन होगा। अब किसी भी पार्ट को कंसीडर कर लो, सब जगह आपका कंपोजिशन क्या होगा, सेम मिलेगा। इस पार्ट को ले लो, इस पार्ट को ले लो, इसको ले लो, हर जगह आपको सेम केमिकल कंपोजिशन मिलेगा। तब आप बोलोगे कि सिस्टम आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में है। और जब आपका थर्मल इक्विलिब्रियम का कंडीशन, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का कंडीशन, केमिकल इक्विलिब्रियम का कंडीशन तीनों सेटिस्फाई होता है, तो आपका कंप्लीट सिस्टम जो है वह होगा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि सिस्टम को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए आपका सिस्टम क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है थर्मल इक्विलिब्रियम वहाँ पे होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, और केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तभी आपका सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। अभी जो हम आपको पढ़ाए हैं, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, बाउंड्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, सिस्टम का मैंने टाइप बताया, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, सबका एग्जाम्पल मैंने बताया, सबको समराइज करके मैंने बताया कि कौन क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया। उसके बाद ये बताया कि थर्मो भी आपका दो पार्ट में बट जाता है, कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स होता है, दूसरा क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स होता है। हम लोग क्लासिकल वाले थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं, वही हमारे सिलेबस में है, और उसी को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो उसके बाद हम आपको थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताया, जहाँ पे तीन तरह का इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। जब तीनों इक्विलिब्रियम आपका सेटिस्फाई होता है, योर होल सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब आगे के क्लास में हम लोग समझेंगे कि जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़े हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सिस्टम का जो टॉपिक पढ़े थे उसको क्या करेंगे हम, सिस्टम वाले टॉपिक को पढ़े क्यों हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे उस पर, वो सब आपको क्लास में करवाया जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही पे फिनिश करते हैं। यह क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और आज हमको स्टॉप करना पड़ रहा है क्योंकि जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो बहुत ही सिलेक्टेड कंटेंट और काफ़ी एफिशिएंट तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपके नोट्स को बहुत ही केयरफुल्ली प्रिपेयर किया जा रहा है कि कोई भी पॉइंट आपका यहाँ से छूटे ना, और छूटा नहीं है। कि ऑलरेडी मेरा ऑफलाइन क्लासेज का एक्सपीरियंस है
कई साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके अकॉर्डिंग पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके जो भी सीनियर होंगे, जो मुझसे पढ़े होंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी है फीडबैक वो आपको मिल जाएगा। आज का क्लास आपको कैसा लगा, इसको कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। और साथ ही साथ आपको किस टाइप का वीडियोज चाहिए, किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होता है, उसके बारे में भी आप मेंशन करेंगे, जिससे मैं उस टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकूं और आपके सामने उस टॉपिक को काफ़ी इजी वे में, काफ़ी बेस्ट वे में और इफेक्टिव वे में मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करूं। क्लास आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट में आप जरूर देंगे। साथ ही साथ आपको अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9523403938 पर आप मैसेज करके बता सकते हो। आपको किस तरह का और वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होता है, आप उसको मेंशन कर सकते हो। मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं उसको इफिशियंट वे में आपके पास उसका लेक्चर, उसका कंटेंट, उसका लाइव क्लास हम अवेलेबल करवा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ इस नोट्स में जो आपका लिंक मेंशन है, आप उस लिंक पर सेकेंड पेज पे जो आपका लिंक मेंशन है, उस लिंक पर आप क्लिक करके जो भी आपका सोशल साइट्स है उससे आप कनेक्ट हो सकते हो मुझसे। यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, वहां पे आपको लेक्चर का प्रॉपर जो भी आपका यूनिट वाइज आपका जो लेक्चर आएगा वो वहाँ पे अपलोडेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। आप उसको रेगुलर फॉलो करो, नोट्स को अच्छी तरीके से बनाओ, रिवीजन करो। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे सब्जेक्ट को उतने अच्छे तरीके से आप सीख पाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट को सिखाना मुझे है, सीखना आपको है। आप जितना ज़्यादा डिसिप्लिन वे में रहोगे, अटेंटिव रहोगे, सब्जेक्ट प्रॉपर आपका होगा, परफेक्ट तरीके से आप सीखोगे और कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल सेक्शन भी हम लोग का बहुत जल्द आने वाला है। आप लेक्चर को प्रॉपर फॉलो कीजिए। और आज के क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसा लगे ये आप ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसके बाद फिर आपका कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से इसका नोट्स बनाइए, आप रिवाइज कीजिए, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है मुझसे पूछिए और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें। थैंक यू सो मच।